सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो ब्लॉक सिस्टम लिया था और उसमें कुछ कुछ सवाल किए थे, ठीक है। तो अभी दो से अगर सपोज तीन है तो उस केस में कैसे करेंगे, या दो में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन में थ्योरी कुछ ज्यादा होता नहीं है, आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे फ्रिक्शंस कंप्लीट, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ बोलो ओंकार। सर फ्रिक्शन न्यूटन लॉ का ही पार्ट है क्या? मतलब न्यूटन्स लॉ का पार्ट नहीं है, अलग है कंसेप्ट, बट कभी कभी एनएलएम बोलते हैं ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही उसको इंक्लूड कर देते हैं। चलो तो एक तो सवाल से ही मतलब इसमें जितना ज्यादा सवाल करोगे कंसेप्ट उतना स्ट्रॉन्ग होगा। बच्चों सब ये ले लिया 2 kg, इस पे भी दे दिया बच्चों कुछ फोर्स F इक्वल टू F1, कुछ ले लेते हैं सपोज 5 न्यूटन, इस पे कुछ वैल्यू F2, कोई वैल्यू ले लेते हैं 15 न्यूटन, यहाँ पे μ1 इसके बीच का वैल्यू दे दो, कोई भी 0 पॉइंट का ले लो, 0.5, 0.5 इसका लेते हैं, लेट्स 0.2 ले लिया, μ1 म्यू लेते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड म्यू। अब सवाल ऐसे रहेगा बच्चों, इसमें बहुत सारी चीज पूछेगा, बॉडी एक्सलेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कितना एक्सेशन होगा, किस सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे अगर मैं बात करूं F1 मैक्स सबसे पहले निकालते हैं, कौन बताएगा F1 मैक्स? कितना होगा F1 मैक्स? सो क्या ये स्लाइड करेगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड जाएगा या स्लाइड करेगा? स्लाइड करेगा, बिकॉज यहाँ से भी है सिर्फ अगर ये 30 होता है तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड होता है, ये F एक्सटर्नल F2 मैक्स ये कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 2G, कितना F2 मैक्स। अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो फोर्स है बच्चों 30, तो यही लग रहा है ये भी कुछ फ्रिक्शन लगाएगा, है ना, तो ये स्लाइडिंग तो हो जाएगा, ठीक है। स्लाइडिंग हो गया तो अब ये सवाल होता है कि क्या दोनों साथ साथ मूव कर रहा है या अलग अलग मूव कर रहा है। तो पहले इस केस में मान लेते हैं कि लेट बोथ मूव टुगेदर, मान सकते हैं। तो बच्चों साथ साथ मूव कर रहा है तो देखो ये कितना मास हो गया, 6 kg का मास है, दोनों को एक साथ ले लिया 6 kg। कितना फोर्स लग रहा है बच्चों इधर 35 न्यूटन का, और इधर कितना लग रहा है, मूव कर रहा है 30 न्यूटन का। तो व्हाट इज द कॉमन एक्सेशन? कितना हो जाएगा 5 न्यूटन डिवाइड बाई 6, है ना, तो कॉमन एक्सेशन 5/6 हो गया।
अब यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, समझना है इसको, सोचने का तरीका है ये डिसाइड करना है कि जो हमने माना है कि कॉमन एक्सेसर से मूव कर रहा है वो सेक्यूट में कॉमन से मूव कर रहा है या अलग अलग। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स कंसीडर 2 kg ब्लॉक। लेट्स कंसीडर 2 kg। ओके, बच्चों अगर 2 kg पे इधर लग रहा है फ्रिक्शन, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन का, और इधर लग रहा होगा क्या F2, है ना। और मैंने मान लिया कि साथ साथ मूव करा तो एक्सेशन कितना है 5/6। तो क्या इक्वेशंस लिखेंगे इसको, 5 माइनस F2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 5/, लिख लिया। सो F2 कितना आ जाएगा 5 माइनस 5/3, 5 माइनस 5/3, तो ये कितना हो गया 10/3। 10/3, 10/3 रफली 3 पॉइंट समथिंग। अब देखो F2 हमने निकाला कि अगर कॉमन एक्सेशन से मूव करा तो दिस इज द F2, इतना होना चाहिए। इसको मैं बोलता हूं F2 रिक्वायर्ड टू मूव विथ कॉमन एक्सेशन, F2 रिक्वायर्ड टू मूव विथ कॉमन एक्सेशन। समझ में आया, रिक्वायर्ड का मतलब अगर कॉमन एक्सेशन से मूव कर रहा है तो F2 इतना होना चाहिए। और F2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, और हमें चाहिए कितना 10/3। बताओ इतना मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, बोलो बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों। F2 हमें मैक्सिमम लगेगा 4 न्यूटन। साथ साथ मूव करने के लिए व्हाट वी नीड 3.33, 3.33 लग जाएगा। समझ में आया ना। दैट मीन्स हमने जो डिसाइड किया कि कॉमन से मूव कर रहा तो वो डिसीजन हमारा सही है, वो एजम्पशन हमारा सही। इज इट क्लियर। सो हम ये क्रिस्टल क्लियर हुआ क्या। सो हम इस स्टेटमेंट में लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, तो ऐसे लिख लूं, ऐसे स्टेटमेंट बोलता हूं F2 रिक्वायर्ड जो है वो क्या है लेस देन इक्वल टू F मैक्स है। तो जो हमारे एजम्पशन माना है वो सही है, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो लिख लेना F2 रिक्वायर्ड इज लेस देन F मैक्स, दिस इम्प्लाइज blocks will move। तो यही मैं एक होमवर्क देता हूं, सारा चीज सेम है एक्सेप्ट μ2 इक्वल टू क्या कर देता हूं 0.2 है ना 15। इसी सवाल में μ2 का वैल्यू 0.15 और रेस्ट थिंग इज सेम, रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। सर इस क्वेश्चन में दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा ना। यस, कितना होगा, क्यों डिफरेंट हो रहा है, बाकी सब सेम है बच्चों। तो कॉमन एक्सेशन तो वही आएगा 5/6। अब कहेंगे कॉमन एक्सेशन 5/6 है तो F2 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 10/3, मतलब 3 से थोड़ा ज्यादा। जबकि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.15 न्यू इंटू 2g, कितना आ जाएगा 3 न्यूटन। जबकि चाहिए हमें कितना
3 से ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो क्या होगा, बोथ विल नॉट मूव टुगेदर, है ना। फ्रिक्शन कौन सा लग जाएगा यहाँ पे, काइनेटिक, यहाँ तो काइनेटिक है ना। और जब हमने डिसाइड कर लिया काइनेटिक लग जाएगा तो आसान हो गया सवाल। फ्रिक्शन फोर्स इस पे 3 लगेगा, यहाँ पे 30 लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा, इसका इक्वेशन अलग, इसका इक्वेशन अलग लिख लेंगे, अलग अलग इज इट क्लियर। तो बच्चों ये बेसिक सवाल है, अगर तुम रिकॉर्डिंग में देख लोगे दोबारा तो कंसेप्ट समझ में आएगी क्या हमने किया। हमने पहले मान लिया कि साथ साथ मूव कर रहा है, और फिर देखा कि साथ साथ मूव करने के लिए फ्रिक्शन कितना चाहिए, और कंपैरिजन किया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, दोनों में कंपेयर करके डिसाइड किया कि वेदर देयर विल बी रिलेटिव स्लिपिंग और। चलो आगे बढ़े। बच्चों ये टच कर रहा है, एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ। अभी तक दोनों ब्लॉक ले रहे थे इंडिपेंडेंट, अब क्या किया, ब्लॉक को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, ये पूरी फिक्स है। यहाँ भी कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन दे दिया है। ये सवाल ये पूछ रहा हूँ कि फाइंड मिनिमम F required to move the block. And minimum F required to move the सर न्यू की वैल्यू क्या है, हाँ बोलो, म्यू की वैल्यू वैल्यू क्या है उसमें। म्यू1 म्यू2 के टर्म में बताना है, ठीक है, म्यू1 म्यू2 के टर्म में बताना है।
चलो बच्चों आगे बढ़े। अब बताओ अगर हम इसको पुल करें बच्चों, ये आगे जाएगा तो ये किधर जाएगा? पीछे है। और करें कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो यहाँ भी काइनेटिक लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, और यहाँ भी मैक्सिमम लगेगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। मतलब काइनेटिक का है या स्टैटिक भी है तो लिमिटिंग है। और हमने पूछा है कि फाइंड मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। तो अगर मान लो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन अगर अलग दिया रहता तो स्टैटिक वाला लिखते हैं, जस्ट मूव ही कराने कितना कम से कम फोर्स है। तो यहाँ पे बच्चों क्या लगेगा? F1 मैक्स लगेगा। और इस ब्लॉक, ये ब्लॉक इस पे किधर लगाएगा? M2, पहले तो बताओ M2 आगे जाएगा तो M2 का फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा, F2 मैक्स, है ना? तो इस पे भी फ्रिक्शन कितना लगेगा? यहाँ पे ये इधर जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन पीछे, और ये न्यूटन फॉलो से इसमें फ्रिक्शन इधर। तो मैक्सिमम क्लियर है ना? जस्ट अबाउट टू स्लाइड है। तो M1 का अगर एफबीडी ड्रॉ करते हैं, M1 का हमने ड्रॉ कर लिया, कैपिटल F बच्चों आगे लग रहा है, F1 मैक्स पीछे और F2 मैक्स भी। इज इट क्लियर? और T भी बच्चों पीछे, दैट इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? नहीं समझा? ऑफलाइन वाले हाँ ना तो बोल दो। कैपिटल F M1 पे आगे, F1 मैक्स पीछे, F2 मैक्स पीछे, और T भी पीछे ना, T भी इधर। यही F निकालना था, क्या लिखेंगे? F1 प्लस F2 प्लस T, लेकिन T तो नहीं पता, T कैसे निकालेंगे? नाउ फॉर इसका M2 में बच्चों T इधर लग रहा है और F2 मैक्स इधर लग रहा है, T इक्वल टू F2। तो कैपिटल F इक्वल टू क्या आ जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F1 प्लस 2 F2। इज इट क्लियर? F1 क्या लिखेंगे? म्यू1, म्यू1 M1 जी या M1 प्लस M2 जी? देखो छोटा सा गलती नहीं करना है, प्लस 2 म्यू2। आई बात समझ में? दिस इज द F मैक्स, है ना? सर एक बार आपका कैमरा क्लियर कीजिए ना। कैमरा क्या करूं? यस सर। क्लियर कीजिए ना कैमरा, वो ब्लर दिख रहा है थोड़ा। यार नेट का दिक्कत होगा। नो सर, नेट का नहीं है सर, कैमरा ऐसा गड़बड़ हो गया। बच्चों ये रिकॉर्डिंग बंद हुआ, बहुत बढ़िया से सवाल ले रहे थे। तो अपेक्षा लिखिए प्लीज जूम आउट। यार ये जूम आउट जूम इन नहीं होता है इसमें। इसमें 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 तो होता है जूम इन जूम आउट, इसमें तो ऐसे होता है, लेकिन इससे नहीं, उसमें तो इसका जूम इन जूम आउट। बच्चों एक वेज है जो इससे पैक 12 मास का एम मास का फोर्स F लगाया, पूछा है फाइंड द मिनिमम फोर्स F so that there will be relative slipping between these two blocks। यहाँ फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे म्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले कहा कि जस्ट क्रिटिकल केस के सॉल्व कर रहे हैं, मिनिमम फोर्स निकाले, तो दोनों साथ साथ मूव कर रहा है, सिस्टम ले लिया, एक्सेलेरेशन आ गया बच्चों F/3। अब मैं कर रहा हूँ कि कंसीडर ए ब्लॉक पे एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ। फ्रिक्शन लग रहा है आगे और टेंशन कितना लग रहा है बच्चों? T जो है वो F के बराबर वो लग रहा है
पीछे, ठीक है। और इसका एफबीडी लिखते हैं, तो स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ दैट इज इक्वल टू एम इंटू एम इंटू ए। So small f is equal to capital F plus small m into a कितना है f by 3m। So f by 3 plus ये कितना हो जाएगा 4f by 3। This implies capital F कितना हो रहा है बच्चों 3 f जो है mu mg है 3 mu mg by 4। Is it clear? कैपिटल एफ का वैल्यू इतना होगा। तो ये सवाल पहला था, मैंने कहा कि ये जेई लेवल का सवाल है। न्यूटन्स लॉ का भी एप्लीकेशन है। न्यूटन्स लॉ में इतने सारे दिन क्लास लिए हैं, तुम लोग न्यूटन्स लॉ एकदम अच्छा से सॉल्व करो। जितना पढ़ा है उसका 25-30% भी अगर करते हो ना तो आगे दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास एनकेपी से का रहेगा, तो एक काम करना एचसी वर्मा डिस्कस करवा लेना उससे। मैं नहीं कर रहा हूँ, एक दिन और क्लास है ना सर का, तो फिक्सर का पूरा एचसी भी एक आध सवाल मैं लूंगा, एक दो जो अच्छे वाले सवाल है, बाकी तो लोग सॉल्व करते हैं सर से करा। आज 2 सवाल मैं लूंगा, लिख लिया ये। तो मिनिमम फोर्स इतना रिक्वायर्ड है सो दैट कि अब रिलेटिव स्लिपिंग का टेंडेंसी अब हो जाएगा। इससे थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा, इससे कम है तो साथ साथ। तो एक काम करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट लिख रहा हूं। इफ कैपिटल F is equal to 2 times of answer of the first part, मैं क्या कर रहा हूं, कैपिटल F का वैल्यू कितना कर दिया 2 टाइम्स ऑफ आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है 3/4 म्यू mg। दैट मींस F का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 म्यू mg। अगर इतना है बच्चों, अगर इतना है तो दोनों ब्लॉक ए और बी का एक्सेशन बताओ। ये बहुत ही बढ़िया सवाल हो जाएगा। आज सीख लिया तो सोचोगे कुछ तो बहुत बढ़िया सीख के जाना। फाइन सर रेड नहीं दिख रहा है। तो रेड नहीं दिख रहा, ठीक है। दूसरा ब्लू दिखेगा क्या सर? वो उस पर जूम इन कीजिए थोड़ा। ठीक है। दूसरा सवाल लिखा है इफ F is equal to 2 times of answer of part 1, that is 2 times of 3 mu mg divided by 4, that is equal to 3 mu mg by 2। अगर एक्सटर्नल फोर्स इतना लगाया, then find acceleration of block A, acceleration of block B, और acceleration of point P, the application of force। मतलब पॉइंट P किसको ले रहे हैं, तो डायग्राम में नीचे ला रहा हूं, डायग्राम में नीचे ला रहा हूं बच्चों। पॉइंट P ना इसको कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट का एक्सेस। तो मतलब बहुत ही जेई एडवांस लेवल का सवाल। मैं रिपीट करूं क्या,
देखो इसी सवाल में मैंने क्या दिया, एफ का वैल्यू दे दिया 3, और क्या पूछा है, इसका एक्सेशन, इसका एक्सेशन। तो बताना क्या हमें ये पता है कि इस दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग होगा या नहीं होगा? होगा ना? नहीं पता। अरे नहीं, अभी निकाल लिया ना, ये इसी का एक्सटेंशन है ना। अभी पहला पार्ट में क्या निकाला था कि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो तो मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए, तो आया था 3/4 म्यू एम जी, और अभी हमने एफ कितना दे दिया, उसका तो 2 टाइम्स ज्यादा दे दिया जितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है। तो क्या हो जाएगा रिलेटिव स्लिपिंग, बोलो गोपाल, ओंकार, यस सर। रिलेटिव स्लिपिंग होगा ना? सर मुझे लगा कि फोर्स अगर डबल हुआ तो रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा, इसलिए मैंने पूछा था। फोर्स डबल हो गया तो चांसेस बढ़ तो जाएगा, स्लिप होगा। हो जाएगा ना, मिनिमम फोर्स इतना था, अब तो उससे डबल कर दे, सडनली रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगा। यस सर, यस सर, होगा होगा। ठीक है ना? एक काम करते हैं बच्चों, तो अब तो हमें क्लियर है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है वो पता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लो कि इसका एक्सेशन है A1 और इसका एक्सेशन है, बहुत ही बढ़िया। इसमें कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, मेरा असाइनमेंट देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल है। A1 और A2, ये A1 A2 किसके रिस्पेक्ट में लिया हूं, ग्राउंड पे, ग्राउंड पे, क्लियर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम बी ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करते हैं, बी ब्लॉक का देखते हैं कितने बच्चे बी ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करके बताते हैं। सबसे पहले बी ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, कैपिटल एफ, एफ का वैल्यू बाद में पुट करते हैं, कैपिटल एफ, पुली को बी का ही पार्ट ले रहे हैं, तो यहाँ भी कैपिटल एफ लग रहा है, यहाँ भी। और कौन सा फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन बच्चों आगे लग रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पक्का ना? तो इस पे फ्रिक्शन बी ब्लॉक पे पीछे, और वो एफ कौन सा होगा, काइनेटिक होगा, काइनेटिक होगा मतलब म्यू एन हो जाएगा, म्यू एन हो जाएगा। क्या इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, देखो A1 निकालना है, व्हाट विल बी द इक्वेशन, 2 capital F minus a small f that is equal to mass of the block B। अगर किसी को लगता है ऑनलाइन वाले को दिख रहा है क्या, mass of the block B into accession of the block B, A1 लिया है, टू एफ हो जाएगा बच्चों ना, 3 म्यू एम जी ना, स्मॉल एफ है बच्चों म्यू एम जी, और एम बी हो जाएगा 2m, और एक्सेशन A1, तो A1 कितना आ रहा है, म्यू जी आ रहा है क्या, A1 आ गया म्यू जी।
ना A2 निकालना है। A2 कितना लिखा है? इस ब्लॉक का ले रहे हैं। तो फ्रिक्शंस लग रहा है किधर बच्चों? आगे, और ये इधर। और टेंशन का वैल्यू कितना दे दिया? 3/2 टाइम्स ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ म्यू होगी ना। और फ्रिक्शन कितना होगा? तो हमने जो A2 का भी मान रहा था डायरेक्शन की आगे जाएगा, तो इनफैक्ट ये आगे जाएगा क्या? ग्राउंड पे स्पेस में किधर जाएगा? पीछे जाएगा। आई नहीं बात समझ में? तो एग्जैक्टली A2 इधर नहीं होगा, हमें दिख ही रहा है कि ये बड़ा है, तो क्या होगा? इधर जाएगा। तो A2 मैंने डायरेक्शन देखो चेंज कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ A2 किधर होगा पीछे। देखिए क्या, तो इसका कितना हो जाएगा एक्सप्रेशन? A2 बच्चों, दिस माइनस दिस डिवाइड बाय मास, तो μg/2 क्या? μg/2 इधर टुवर्ड्स डायरेक्शन। तो ध्यान में रखना, इतना अच्छा सवाल करा रहा हूँ, टेस्ट में पूछ दूंगा। टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। सवाल ये आता है, थोड़ा अच्छा सा सवाल, तो हमने ये पूछा था ये पॉइंट कितना आगे जाएगा, एक्सेशन ऑफ P, ठीक है ना। अब कंस्ट्रेंट रिलेशन, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम लोग अच्छे से लिखना है। देखना तो दिक्कत ही है, यहाँ पे A को B को सॉल्व किया, यहाँ पे A को सॉल्व किया, अभी 3 पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा देखो, एक B ब्लॉक आगे गया है A1 से, तो इतना स्ट्रिंग और इतना स्ट्रिंग फ्री होगा। कितना स्ट्रिंग फ्री होगा? A1 और A1, 2A1 इज इट करेक्ट? और A2 जो है वो आगे गया ग्राउंड पे स्पेस में या पीछे? नहीं, अभी देखेंगे किधर, इधर गया। कितना गया है? A2 डिस्टेंस गया है, तो ये भी फ्री होगा स्ट्रिंग या एंगेज होगा? फ्री होगा। यहाँ से यहाँ चला गया ग्राउंड पे, फ्री हो गया। तो यहाँ से फ्री, यहाँ से फ्री और यहाँ से फ्री, कितना फ्री होगा? A2। एक सेकेंड, मैंने H2 अगर लिखते तो A2, तो ये आगे जाएगा, ये एंगेज करेगा, तो दिस इज इक्वल टू AP, इज इट क्या है? ठीक है ना। तो एक्सेशन ऑफ P कितना आ जाएगा? A1 μg, A2 μg प्लस ये 5 μg/2, जिससे करेक्ट, ठीक है ना। बोलो बच्चों, एक दिन में ऐसे एक भी सवाल सीख लिए ना, आधा भी इसके सीख लिए तो बहुत कुछ। और ऐसे चीज तो हम लोग पढ़ ही रहे थे।
देखो हमने कंस्ट्रेंट लगाया इस स्ट्रिंग पे, ठीक है ना। तो मान लो कि ये जो ब्लॉक है ये पूरी कितना गया है, सपोज x1 आगे गया है, कितना x1। तो ये स्ट्रिंग पहले यहाँ पे था अब नहीं है, यहाँ पे था अब नहीं है, तो कितना फ्री हो जाएगा, x1 प्लस x1 2x1 फ्री हो जाएगा। ये ब्लॉक यहाँ से इधर आ गया, x2 आगे गया, तो यहाँ से x2 फ्री हो जाएगा। और ये आगे चला गया सपोज xp, तो xp इंगेज हो जाएगा। तो अगर हमने पढ़ाया था कंस्ट्रेंट, जितना स्ट्रिंग इंगेज होगा उतना ही फ्री होगा। याद आ रहा है, काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था या न्यूटन्स लॉ में? बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं सर वेक्टर में पढ़ाया। तो ये कंस्टेंट लेसन पढ़ाया था, उसको 2 बार डिफरेंशिएट करके याद है ना। इसमें और भी सवाल पूछ सकते हैं, ये ब्लॉक पुली को कितने देर में हिट करेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ के देखेंगे, इसमें बैठ के इसका एक्सेशन देखेंगे, इसमें बैठ के इसका एक्सेशन, आ रही बात समझ में। इसमें बैठ के एक्सेशन देखें तो इसमें बैठ के कितना एक्स आ रहा है वो एक्सेशन रहेगा, दैट इज इक्वल टू हाफ रेडियस। ये सारे सवाल मैकेनिक्स में पूछे जा सकते हैं, कितना घुमा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आया कि फिजिक्स में या पढ़ाने का तरीका जो मेरा होता है, ये नहीं होता है कि हम सवाल सोच कर जो कुछ बुक में उठा के हमें क्या होता है, क्लास में तुम्हें सोचना है। जब तक नहीं सोचोगे, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक कोई डेवलपमेंट उतना नहीं होगा। रेडीमेड नहीं कि हाँ ये चीज करानी है, कुछ लगता है दिमाग, ध्यान में आता है कि हाँ ऐसे ऐसे सोच रहा है, ऐसा ऊपर से जा रहा है। जय सीखना है बच्चों, हम लोग लर्न कर रहे हैं। हम लोग ऐसे नहीं कि रट्टा नहीं मार रहे हैं, हम लोगों को सिर्फ ऐसे नहीं कि फैक्ट जानना है, अपने दिमाग को डेवलप कर रहे हैं। तो एक सवाल ले और सवाल लिया। तो सोचो कि एक वर्टिकल वॉल है, पहले मैं समझा देता हूँ। एक वॉल, ये वॉल है वर्टिकल, और एक ब्लॉक ऐसा है। अब इसको मुझे रोक के ऐसे रखना है। तो हम देखो ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, अगर नहीं लगाया तो नीचे गिर जाएगा। सो ये अगर ऐसे हमने फोर्स लगाया तो क्यों रुक रहा है, बिकॉज ये नॉर्मल एक्शन दे रहा है, और इस mg को कौन बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेगा, पहले तो छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ। ये ब्लॉक है m मास का, ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। बहुत ही आसान सा सवाल। मिनिमम फोर्स F रिक्वायर्ड to keep block at, और सर सिंपल सा है, इधर लग रहा है mg और इधर लग रहा है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जो होगा, अगर ब्लॉक को रेस्ट में रखना है तो फ्रिक्शन मस्ट बी mg। लेकिन हमें कहा कि मिनिमम f, तो f कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हेल्प लेंगे म्यू इनटू n। ये n कितना हो जाएगा, mg या f के बराबर, f के बराबर ना, जितना फोर्स से पुल करेंगे उतना ही नॉर्मल लगाएगा। n कितना हो जाएगा, f के बराबर। बताओ मिनिमम f कितना हो जाएगा, mg बाई, ठीक है ना।
अगर बच्चों इससे ज्यादा हम फोर्स लगा दिए, इफ इसी सवाल में बस कंसेप्ट समझना, अगर हम F का वैल्यू क्या कर दिया 2 टाइम्स ऑफ mg बाई म्यू लगा दिया, ट्वाइस लगा दिया जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है उससे, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा? कितना होगा फ्रिक्शन? mg के बराबर, बिकॉज जितना रिक्वायर्ड है उसको रोक के रखने के लिए उतना ही लगेगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? mg के बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स F का वैल्यू हमने क्या कर दिया 1/2 कर दिया, तो क्या होगा? हाफ कर दिया, स्लिपिंग होगी। स्लिपिंग हो जाएगी। बहुत बढ़िया अपेक्षा, तो ब्रिलियंट है। स्लिपिंग हो जाएगी, नीचे आने लगेगा ना, फ्रिक्शन नहीं रोक पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन जब लगेगा मैक्सिमम F मैक्स हो जाएगा म्यू इनटू एन, एन है F के बराबर mg बाई 2 म्यू, तो कितना लगेगा बच्चों? mg बाई, यही F मैक्सिमम, और नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा म्यू mg बाई 2, स्लिप करेगा, कितना एक्सेशन हो जाएगा? g बाई 2 हाफ, एकदम से g बाई 2 mg माइनस mg बाई 2, mg बाई 2 हो गया नेट फोर्स, आई बात समझ। चलो, तो ये तो बहुत आसान था, ये तो बस ऐसे ही ले लिया सब्सिट्यूट में। अब सवाल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट ले रहे हैं, चलेगा ना? तो एक ऐसा प्लेन है, ये वर्टिकल वॉल है, एक ब्लॉक में कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने का, बहुत करने पाऊंगा। एक ब्लॉक है ऐसा, और तो इस पे ना 2 फोर्स लगा रहे हैं। देखो, ये एक लगा रहे हैं नॉर्मल, F लगा रहा है कैसा है? नॉर्मल टू द वॉल। ये F जो है, जैसे ये ब्लॉक है ऐसा, तो ये ऐसे लगा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और कैसा है? नॉर्मल टू द वॉल, इसका नाम है F1। F1 कैसा है बच्चों? F1 इज और एक और फोर्स है F2, ये भी हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये समझने में थोड़ा दिक्कत होता है। दिस इज आल्सो हॉरिजॉन्टल, बट दिस इज पैरेलल टू द वॉल। समझना बच्चों, ये ब्लॉक है, ये हो गया बच्चों F1, राइट हैंड से F1 लगा रहा हूं और लेफ्ट हैंड से F2 लगा रहा हूं। समझ में आ रहा है? सो इसको विजुलाइज करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और इसमें कुछ वैल्यू दे देता हूं। म्यू का वैल्यू लेट्स दे देता हूं, लेट्स 0.5, एन का वैल्यू देता हूं लेट्स 1 kg, ठीक है, और F1 का वैल्यू देता हूं लेट्स 50 और F2 का वैल्यू देता हूं लेट्स कितना दे दूं? 20, ओके। तो यहाँ पे इस डेटा के साथ मुझे ये बताओ, इस डेटा में
whether the block will slip or not, whether the block will slip और मैं ना थोड़ा सा ऐसे भी ले लेता हूं बच्चों, इसको ले लेता हूं के कैप वर्टिकल डायरेक्शंस को, ठीक है ना। इसको ले लेता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस को ले लेता हूं एक्स एक्सिस, ओके, और वाई एक्सिस किधर ले लो, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन को ले लेता हूं इधर, ठीक है ना। वाई एक्सिस किसको ले लिया है, इनटू द प्लेन, अभी बोर्ड के प्लेन है ना। दैट मींस अगर मैं बात करूं इनटू द प्लेन को पॉजिटिव एक्सिस, और देखो हमारा अभी सही है आई क्रॉस जे के, सही है ना कन्वेंशन। तो अगर मैं अभी डेटा के साथ अगर मैं बोलूं तो F1 का वैल्यू मैं लिखूं वेक्टर में तो कितना लिख रहा हूं बच्चों, 50 जे कैप लिख रहा हूं, है ना। अगर मैं बात करूं कि F2 जो दिया है अभी डायग्राम में और कोऑर्डिनेट में वेक्टर के साथ लिखूं तो F2 को क्या लिखूं, तो बताएगा 20 किधर लिया हूं, और ग्रेविटी का फोर्स कितना लग रहा है mg 1 kg है तो 10 इज इट क्लियर। तो सबसे पहले तो मुझे ये चाहिए कि whether the block will remain at rest or it will move। और सर क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं F1 मैक्स निकालता हूँ, F मैक्स चलेगा। तो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों सुनाई दे रही है बात, F मैक्स कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू इंटू एन, म्यू कितना दिया है, एन कितना है, पुष्कर एन बताओ कितना है, F1 है कि F2 है कि mg है, कितना कॉन्फिडेंस के साथ, यस F1, इसी को तो पुश कर रहा है ना नॉर्मल, F1 बहुत बढ़िया। F1 कितना हो जाएगा 50 दिया हुआ है, कितना आ जाएगा ये, है ना। और तो यहाँ पे अगर देखो कि ये मूव कराने वाला फोर्स कौन सा है, F2 mg, ये दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट अगर है तो कितना है 20 की 10 की 30 की कुछ और, है ना। तो सोचो कि अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन तो ये ब्लॉक किधर जाता है, ये 20 कहता है इधर चलो और mg कहता है 10 इधर चलो, तो किधर लगता है, इधर 20 और इधर 10, तो नेट किधर जाता है, इधर जाता है कि नहीं। तो इस रिजल्टेंट फोर्स जो लगा F, रिजल्टेंट मतलब जो मूव कराने वाला फोर्स है वो कितना है 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब 10 रूट 5 तो लगभग बराबर रूट 5 कितना होता है 2.25, 2.236,
2.236 into 10 कितना हो जाएगा ये 22.3 समथिंग, लेकिन मैक्सिमम कितना लग सकता है 25। चाहिए कितना, तो क्या कहेंगे, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। मैक्सिमम इतना आ सकता है, चाहिए इतना ही, तो ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। अगर मैं इस सवाल में आईआईटी लेवल का सवाल कहेगा व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, आई कैप जे कैप में लिखना है। तो बच्चों देखते हैं कितने बच्चे लिख पाते हैं F4। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, अपोज करेगा, और ये सफिशिएंट है, रोक के रखेगा, नलिफाई कर देगा। तो कितना है फ्रिक्शन फोर्स 22। आई कैप जे कैप में मुझे बताओ, आई कैप जे कैप में देखो ये 10 नीचे लग रहा है तो फ्रिक्शन इसको इधर लगाएगा और ये 20 को भी बैलेंस करेगा, मतलब नेट इधर है तो इसका इधर लगेगा, तो कितना लगेगा 10 माइनस आई कैप और 20 20 माइनस आई कैप और 10 वर्टिकल नीचे था ना, तो फ्रिक्शन फोर्स पे लिख सकते हैं बच्चों 20 माइनस आई कैप प्लस 10। बोलो ये सही लिखा कि नहीं, है ना। चलते बच्चों, आज अच्छी वर्मा का 2 सवाल ले लेते हैं, ले लूं या थोड़ी पार्ट कंप्लीट कर देता है। अच्छी वर्मा 2 सवाल बड़ा अच्छा है, एक तो लास्ट सवाल तो लोग ट्राई करना, या मैं किसी वीडियो लेक्चर्स में होगा तो वो देखना। अच्छी वर्मा का लास्ट सवाल, लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, तो मैं ना थोड़ी पार्ट कर देता हूँ। और तो ये बता दिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये सब बता दिया था ना, कांटेक्ट फोर्स बता दिया था। मैं डिस्कस करने वाला हूँ और छोटा सा पार्ट है सर रेड मत लो, अच्छा रेड ले लो। दिखता और लॉज ऑफ फ्रिक्शन जो मतलब ऑलरेडी हमने बता दिया था बच्चों की, लॉज ऑफ फ्रिक्शन में एफ जो लगता है फ्रिक्शन फोर्स एफ के कितना लगता है बच्चों, म्यू के इनटू, तो हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एन, है ना। सो यहां से समझना, क्या किसी सवाल में हमने ये किया है क्या, ये जो ब्लॉक रखा हुआ है उसके सरफेस का एरिया क्या है, ये कभी बताया क्या किसी सवाल में। कैन वी से दैट, ये बच्चों ये हमारा सरफेस है, सरफेस ना स्मूथ देखने में लगता है बट ये क्या है, बहुत माइक्रो लेवल पे जाओगे, माइक्रो लेवल पे तो ये रफ दिखेगा। और ब्लॉक्स जो रखे हुए हैं ब्लॉक्स भी ऐसे कुछ पॉइंट्स पे टच कर रहा है ऐसा, ठीक है। तो एक्चुअली में देखोगे तो ब्लॉक्स जो है बहुत सारे पॉइंट्स पे सरफेस को टच नहीं करता, ऐसा नहीं कि 2 सरफेस रखा हुआ है तो हर पॉइंट एग्जैक्टली टच कर रहा है, माइक्रो लेवल पे ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, जो टच कर, जो कांटेक्ट में एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो 2 टाइप का, एक होगा अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट और एक होगा एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। ये अगर सरफेस पे ऐसे रखा हुआ मेरे हाथ पे तो क्या लग रहा है, इस बॉडी का हर पॉइंट सरफेस का मेरे हाथ के हर पॉइंट पे टच कर रहा है, नहीं कर, कुछ कुछ पॉइंट्स पे कर रहा है। तो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो कहेंगे वो ये वाला एरिया है पूरा,
पूरा मान लो ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द apparent area of contact. बट ये कुछ 100 200 500 पॉइंट्स पे टच करा, और जहां पे टच करा बहुत छोटा एरिया, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको apparent area of contact it's much greater than actual area of contact. ठीक, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो हम बात कर रहे थे फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कहीं पे बुक में लिखा था इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वो करा इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा, अपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ अपरेंट area of, it do depend on actual area of contact. ओके सर, कैसे, तो अगर सोचो कि अभी ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है ना, और कुछ एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट कुछ है, अब इस पे एक आदमी को बैठा दिया, ये ब्लॉक पे सोहम बैठ गया, क्या लग रहा है ये ब्लॉक थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा नीचे आएगा और ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट पे कांटेक्ट में आएगा, तो क्या चेंज हो जाएगा, अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा क्या, लेकिन अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज, लेकिन एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये टच में आएगा, समझ में आया, तो लिख लो, तो ये फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल एक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और कहें कि apparent area of contact से independent है, but it depends on actual area of contact. If we increase normal action, then actual area of contact will increase. इतना स्टेटमेंट लिखते हैं, if we increase normal action, then actual area of contact will increase. नेक्स्ट बच्चों, रीजन फॉर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या रीजन है, क्यों फ्रिक्शन फोर्स लगता है, देखो बच्चों फ्रिक्शन फोर्स का दो पार्ट है, पहला देखिए क्योंकि सरफेस अगर रफ है, सरफेस क्या है, रफ है, तो जब एक के ऊपर दूसरे को स्लाइड करोगे ना, तो देखो कहीं कहीं ये इसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं, कि एक के अंदर दूसरा मॉलिक्यूल फंस गया एक बॉडी के सरफेस पे, है ना, जैसे यहाँ पे है, मान लो ये आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे ऊपर है, ये नीचे है, ऐसा है, सो क्योंकि बिकॉज ऑफ द रफनेस मॉलिक्यूल्स के क्या होंगे, इंटरलॉकिंग होना, गड्ढा है ऊपर नीचे है, सो पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इंटरलॉकिंग at interlocking at micro level, interlocking at surface
और ये ऊपर से दिखेगा एट माइक्रो लेवल, है ना, माइक्रो लेवल में ये दिखेगा। और जब हम इसको स्लाइड करना चाहेंगे तो वो इंटरलॉकिंग क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, और जब अपोज करेगा तो क्या होगा, या तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, एक के ऊपर दूसरा जा रहा है तो मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सरफेस में डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस मतलब डिफॉर्मेशन होगा थोड़ा सा, है ना, डिफॉर्मेशन हो सकता है कि इसके मॉलिक्यूल्स को ये ब्रेक कर दे, थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाए। दैट्स व्हाई अगर तू बार बार घिसते जा तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो स्मूथ होने लगता है, घिस जाता है, वियर एंड टियर होता है। तो वियर एंड टियर का रीजन क्या है, इंटरलॉकिंग, ठीक है ना। तो उसको फोर्स लगा के उसको एनर्जी देके हमें मूव करना है। दूसरा पॉइंट जो है बच्चों, सेकंड रीजन, इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, फ्रिक्शन अपोज करता है। सेकंड रीजन इज कि जिस पॉइंट पे एक्चुअली टच में, एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इज इट क्वाइट पॉसिबल कि दोनों मॉलिक्यूल्स कुछ बॉन्ड बना ले, और बिकॉज बहुत नजदीक है, माइक्रो लेवल पे टच करे ना, तो इट मे पॉसिबल कि दोनों क्या बना ले, और कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा दैट विल डिपेंड कि वो दोनों मटेरियल के एटम कौन से हैं, दोनों क्या फेवर कर रहा है बॉन्डिंग को, ये नहीं कर रहा है ना, कुछ केस में फेवर करता है, कुछ केस में नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो लिखो एट एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट molecules may form bond, molecules may form bond। और बच्चों अगर बॉन्ड बना हुआ है और तुम उसको स्लाइड करोगे तो उस बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा, और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, वो अपोज करेगा, बॉन्ड ब्रेक होना मुश्किल, अपोज करेगा ना, दैट्स व्हाई फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शंस का क्या रीजन बताया, दो, इंटरलॉकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एट व्हिच इज फॉर्म्ड एट एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या अच्छे समझ में आया कंसेप्ट? अब बताना, अगर दो सरफेस जो नॉर्मल हम लोग बोलते हैं कि दो ना रफ सरफेस, रफ सरफेस एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ, रफ सरफेस, रफनेस तुम्हें दिखता है, हाथ से ऐसे रखो तो लगेगा रफ, उस केस में फ्रिक्शंस का कौन सा नेचर, कौन सा रीजन डोमिनेट करेगा, इंटरलॉकिंग, बिकॉज पॉइंट्स तो बहुत कम पे कांटेक्ट हुआ है, जितना ज्यादा रफनेस होगा उतना लेसर पॉइंट पे कांटेक्ट, तो कौन सा डोमिनेट करेगा, इंटरलॉक। इसलिए बार बार रगड़ते रगड़ते फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये स्मूथ होने लगता है, तो फिर फ्रिक्शन कम होने लगता है। इफ देयर इज अ मोर रफनेस, इंटरलॉकिंग इफेक्ट इज मोर, इंटरलॉकिंग जो है वो डिटरमाइन करता है फ्रिक्शन। बट उसको स्मूथ कर दो, बहुत चिकना कर दो, तो क्या होता है, म्यू कम हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन क्या अगर बहुत स्मूथ सरफेस कर दिए, क्या म्यू सचमुच में बहुत कम हो जाएगा, या मे बी कि म्यू बढ़ भी सकता है। अगर दो सरफेस बहुत स्मूथ है बच्चों, तो अगर हम टच कराए हैं तो हो सकता है बहुत सारे पॉइंट्स पे एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत बढ़ जाएगा, और जब एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत बढ़ गया तो इंटरलॉकिंग का इफेक्ट तो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, बट बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल हो सकता है। और अगर मॉलिक्यूल्स फेवरेबल है, वो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको स्लाइड करना बहुत ही, समझ आ रहा है। तो अगर दो बहुत स्मूथ सरफेस है तो इट डजंट मीन दोनों के बीच का फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत ही कम। और स्मूथ का मतलब एक प्लेनर है ना, उस केस में फ्रिक्शन बहुत हाई हो सकता है अगर वो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग। दैट्स व्हाई अगर आयरन का क्लीन आयरन को क्लीन करके ऑक्साइड का लेयर नहीं जमा है, और तो बहुत ही स्मूथ आयरन को एकदम से क्या कर दो, टच करा दो, ठीक है ना, टच करा दो, उसको स्लाइड करना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल से स्लाइड होता है, बिकॉज आयरन मॉलिक्यूल्स क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। अब हमने कहा कि ऑक्साइड का लेयर नहीं, ऑक्साइड का लेयर बन जाता है तो फिर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन आयरन का ये रहेगा तो बना लेता है। और दिस इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग, एक वर्ड यूज करते हैं, कोल्ड वेल्डिंग। मतलब हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अगर हम टच करा कर रख दिए तो लगता है कि बेल्ट हो गया, वो स्लाइड नहीं, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो अगर कंसेप्चुअल सवाल पूछेगा कि बहुत ही स्मूथ सरफेस है बट फ्रिक्शन बहुत हाई है, तो व्हाट विल बी द रीजन, देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बॉन्डिंग एट एक्चुअल पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि बहुत सारे, ठीक है। तो ये बच्चों थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, इसको समझ लिया। और एच.सी. वर्मा के 2-3 सवाल है, एक तो लास्ट क्वेश्चंस और एक और है, एक सवाल मैंने वो ले लिया है, अच्छा सा सवाल, और एक सवाल ये बच्चों फिगर देख लेना, ये वाला सवाल है, ऐसा है, इसका इक्वेशन का सॉल्व करना तो थोड़ा सा बड़ा है, ये भी म्यू है शायद, ये भी म्यू है, ये स्मॉल एम और ये कैपिटल एम जो भी है, और पूछा व्हाट विल द एक्सेशन, एच.सी. वर्मा का सवाल है। ये बड़ा अच्छा है, ये न्यूटन्स लॉ और ये, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एफबीडी का भी कांसेप्ट क्लियर होता है। मैं फिगर फिर से दिखा रहा हूँ, ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम है, यहाँ से एक ब्लॉक स्मॉल एम है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे म्यू है, यहाँ भी म्यू है, ठीक है ना। एफबीडी ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है इसमें, कि कितने फोर्स है, तो बच्चे मोस्टली ना फोर्सेस छोड़ देते हैं। तो तुम्हारा होमवर्क रहा कि नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलते हैं तो इसका एफबीडी ड्रॉ करके आना है, एच.सी. वर्मा का सवाल है। फिगर देख लिया, 2 ब्लॉक, एक स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, ड्रॉ एफबीडी, दोनों ब्लॉक का, स्मॉल एम का भी, मतलब यू हैव टू राइट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन कैपिटल एम, पुली जो है उसको मानना है कैपिटल एम, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों ऑनलाइन वाले।